हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो टॉपिक वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड PYQs डिस्कस करने वाली हूँ, वेदर इट इज फ्रॉम C++, जावा एंड पाइथन। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये जो क्लासेस चल रही है ये आपको हेल्प करेगी फॉर DSSP, TGT, PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम और जो अदर बोर्ड के एग्जाम है वहां पे भी आपको हेल्प करेगी ये क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी के साथ साथ इसे शेयर भी करें सभी फ्रेंड्स के साथ। तो टॉपिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आते रहेंगे। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटन इन सी। तो यहाँ पे एक स्निपेट दिया हुआ है, इस स्निपेट का हमें आउटपुट बताना है क्या आने वाला है। तो वॉइड मेन इंट के वैल इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, के इज इक्वल टू प्लस प्लस वैल इंटू प्लस प्लस वैल और प्रिंट एफ करनी है के की वैल्यू। बेसिकली हमें यहाँ पे के की फाइनल वैल्यू प्रिंट करके बतानी है क्या आने वाली है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नॉलेज है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर इनकी नॉलेज आपको है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, स्पेशली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। प्री इंक्रीमेंट भी, पोस्ट इंक्रीमेंट भी, प्री डिक्रीमेंट भी और पोस्ट डिक्रीमेंट भी, इन चारों पर बेस्ड अक्सर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस प्लस आगे दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की बात हो रही है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पोस्ट इंक्रीमेंट का भी आइडिया होना चाहिए। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस, यहाँ भी लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो दोनों में एक मिनट, इसको हम आगे लिख लेते हैं प्लस प्लस को, ताकि मैं आपको एक बार डिफरेंस क्लियर कर पाऊं। मान लेते हैं ये प्लस प्लस एक्स है, ये एक्स प्लस प्लस है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और इसका मतलब भी क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन ही होता है। लेकिन जो फर्क होता है वो होता है अप्रोच का। मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी या वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इसको डिसाइड करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिपेंड करता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, के इक्वल्स टू प्लस प्लस वेल इंटू प्लस प्लस वेल। तो जो हमारा प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं और उसके बाद वैल्यू को असाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, देन वी नीड टू असाइन दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू द वेरिएबल। अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को असाइन करा जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को असाइन करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे, यही फर्क है इन दोनों में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, क्योंकि हमें के की वैल्यू को ही प्रिंट एफ करना है और यहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। आप तो जानते होंगे, आई होप सो, कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो के हमारा इंटीजर है तो हमें यहाँ पे इंटीजर के लिए परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेट मी चेंज द कलर और इसको समझना ध्यान से। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस प्लस वैल, मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें वैल जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्री इंक्रीमेंट करना है। प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, बाद में असाइन करते हैं। तो अभी करंटली जो वैल की वैल्यू है हमें दी है, वो दी हुई है वन, वन दी हुई है। तो हमें पहले इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो वन थी वैल्यू, वन से वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी, टू हो गई है। अभी असाइन नहीं करा है वैल के अंदर, सिर्फ इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। आगे चलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटर्स है वो अपने प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। तो क्योंकि इंक्रीमेंट
जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारा होता है यूनिरी ऑपरेटर। तो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद हमारा ये वाला बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको अभी आगे एक चार्ट बता दूंगी जिसके अंदर आपको हर एक ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है इसका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने प्री इंक्रीमेंट था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से 2 हो गई, असाइन नहीं किया। ठीक है, अब इधर आएंगे क्योंकि ये वाला जो मल्टीप्लाई है बाद में काम करेगा। इधर आएंगे हम राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस वेल, दोबारा से वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा जाएगा। अब हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई, यहाँ पे आ गया सेमीकोलन। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद अब जो वैल्यू है वो असाइन होगी, तो फाइनल जो वैल्यू है वैल की वो अब 3 है। नाउ 3 विल बी असाइंड हेयर एंड हेयर ऑल्सो। अब इन दोनों के बीच में फाइनल जो मल्टीप्लाई है वो होगा 3 इंटू 3 इज 9, तो इसका आंसर 9 आने वाला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करना, फिर दोबारा से देखना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, 9 इज द आंसर। मैं अभी एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर 9 क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे ध्यान ये देना है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कब करना है और वैल्यू को असाइन कब करना है। ठीक है, तो पहले जब भी प्री इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट के केस में वैल्यू असाइन नहीं होती, पहले इंक्रीमेंट होती है। तो वैल की वैल्यू 1 से 2 हो गई, उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 हो गई, फिर इस 3 के बाद क्योंकि वैल में अब 3 है तो अब 3 वैल्यू फाइनल होगी, तो इसको असाइन करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 9। 9 इज द आंसर। अब मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको मैं दूंगी होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सो दैट आपका ये जो टॉपिक है ये रिवाइज हो सके। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ सो दैट आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इंट ए है जिसकी वैल्यू 1 है और एक वेरिएबल बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ मैंने लिखा b इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे b की वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ये क्वेश्चन है ताकि हम एक बार क्लियर कर पाए कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखते कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस 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 ए प्लस प्लस, मतलब ये समझ में आया कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट से क्वेश्चन है, पोस्ट इंक्रीमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करेंगे, आपको पता है पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को हम असाइन करते हैं, ठीक है, और फिर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो पहले वैल्यू को असाइन करते हैं फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, पहले वैल्यू को असाइन करेंगे बिकॉज ये पोस्ट है, पोस्ट मतलब होता है बाद में इंक्रीमेंट करना है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने 1 यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, 1 यहाँ पे असाइन कर दिया, असाइन करने के बाद इंक्रीमेंट करना है, तो कितना इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। फिर सिमिलरली अब क्योंकि प्लस की जो प्रायोरिटी है वो इंक्रीमेंट से बाद में होती है तो ये बाद में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से क्या है, इधर पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो फिर से क्या होगा, पहले वैल्यू को असाइन करेंगे, तो 2 हमने 2 हो गई थी वैल्यू, तो 2 को असाइन करा और फिर वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस में 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ये बी का फाइनल आंसर है। और जो ए का फाइनल आंसर हुआ, ए का फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, ए भी क्या हो गई है, 3 हो गई है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए भी 3 हो गया और बी भी 3 हो गया है। आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से मैंने किया है। अब इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलती हूँ, मान लेते हैं मेरे पास अब स्टेटमेंट इस तरीके से है, बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं ये वाला कैसे करना है, तो सेम ही है हमारा वैसे। तो इसमें क्या होगा,
इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने पहले किया था वही चीज करनी है हमें। पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बिकॉज प्री इंक्रीमेंट है, फिर वैल्यू को असाइन कर देना है। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, पहले जैसे मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 है, तो पहले वैल्यू को क्या करना है आपको, इंक्रीमेंट करना है। तो ए की वैल्यू 1 से हो गई 2, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या हो गई, ए की वैल्यू 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब इसे असाइन करेंगे तो 3 यहाँ भी असाइन हो गया और 3 यहाँ भी असाइन हो गया। तो यहाँ पे जो बी का आंसर आएगा वो आएगा 6 और जो ए का आंसर आएगा वो आएगा 3, इस तरीके से, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं ताकि हमारा जो फाइनल है वो समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन वाला कर लेते हैं। इसमें क्या है, मान लेते हैं b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए है, प्लस ए प्लस प्लस है, ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगी होमवर्क में ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ए प्लस प्लस, अब बताओ अब क्या होगा इसके अंदर, अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। तरीका वही लगाना है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अभी हमारे पास करंटली ए की वैल्यू क्या है, 1 है। हमें इस बी का आंसर निकालना है, क्या आएगा। तो आप देखो पहले वाले में आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू को 1 से पहले इंक्रीमेंट कर दो, असाइन आप बाद में करोगे, है ना। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को असाइन करते हैं, असाइन कर दी वैल्यू 2, और असाइन करने के बाद, एक मिनट, असाइन करने के बाद 1 से वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अब ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू फिर यहाँ पे असाइन होगी आपकी, ठीक है। तो 3 + 2 हमें मिला यहाँ पर 5 बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू जो हमारी अपडेटेड निकलेगी वो निकलेगी कितनी, 3। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका आंसर यही आने वाला है। चाहे तो आप किसी भी कंपाइलर पे से करके देख सकते हैं, जैसे वीएस कोड वगैरह पे करोगे ये आंसर मिलने वाला है। ए की 3 हो गई, बी की 5 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन। ऐसे ही आपको एग्जाम में पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट पर बेस भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मैं अभी क्या करती हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और फिर आराम से आप कर पाए। तो अब मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो वाले, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। सेम तरीका वही रहने वाला है। यहाँ पे मान लेते हैं हम इंट ए की वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स सपोज 10 ले लेते हैं, और एक बी ले लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे हमने ले लिया बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस प्लस में ले लेते हैं ए माइनस माइनस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे आपको बी का आंसर बताना है क्या आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं, b इक्वल्स टू माइनस माइनस ए इंटू में माइनस माइनस ए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें इन दोनों का वी हैव कॉम्बिनेशन। तो उसमें आप क्या कर लीजिए, b इक्वल्स टू माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों में प्लस है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपका पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है किस तरीके से असाइन करना है, कब डिक्रीमेंट करना है, तरीका वही है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्री डिक्रीमेंट की, तो प्री डिक्रीमेंट में पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे फिर असाइन करेंगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले असाइन करेंगे फिर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है।
चले चलते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी था। आई होप समझ में आया होगा, और जो मैंने और भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। उन्हीं तरीके से आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटन इन सी लैंग्वेज। वॉइड मेन दिया हुआ है, प्रिंटफ में दो स्टेटमेंट है, परसेंटेज डी 7 मॉडुलस -3 एंड परसेंटेज डी -7 मॉडुलस 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से क्वेश्चन है, और वहां पर भी आपको मॉडुलस ऑपरेटर से क्वेश्चन देखने को मिला है। मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है। और मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या करता है, रिमाइंडर देता है। इट प्रोवाइड्स रिमाइंडर। जब भी हम दो नंबर के बीच में मॉडुलस लगाएंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता है इस ऑपरेटर का एज अ आउटपुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दो रूल का ध्यान रखना है। दो रूल्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन करने में आसानी होने वाली है। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपको कभी भी मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए जो दोनों ऑपरेंड है वो दोनों ऑपरेंड इंटीजर ही होने चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउड नहीं है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 ये है कि जब भी हम मॉडुलस लगाते हैं तो जो साइन होता है ना, साइन साइन सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्स्ट ऑपरेंड का मैटर करता है। सेकंड वाले ऑपरेंड का साइन कभी मैटर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। रूल नंबर 1 क्या है, वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब डेसिमल नंबर बेसिकली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद मॉडुलस ऑपरेटर, विद मॉडुलस ऑपरेटर। कभी भी आप रियल नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। ओनली इंटीजर डिवीजन इज अलाउड। ठीक है, इसके अलावा रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया आपको, रूल नंबर 2 बताया आपको मैंने कि जो साइन है, साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड मैटर्स ओनली। ठीक है, पहले ऑपरेंड का साइन ही मैटर करता है। सी लैंग्वेज में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन पाइथन में आपका तरीका बदल जाएगा। और पाइथन में तो मॉडुलस सिंबल भी अलग होता है, तो हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूल वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन जो है, एक मिनट, साइन ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड। ये दो रूल अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे, 7 मॉडुलस -3 और 7, सॉरी -7 मॉडुलस 3। अब देखो आपको ये दिख गया है कि दोनों ही क्या है, हमारे ऑपरेंड इंटीजर है। रूल नंबर 1 तो क्लियर है। ठीक है, रूल नंबर 2 भी क्या है हमारा, यहाँ पे समझ में हमें आ रहा है कि सिर्फ साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड मैटर करता है। अगर आपने कभी गलती से ये लिख दिया, मान लो 7.6 मॉडुलस 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एरर, क्योंकि ये आपका वैलिड ऑपरेशन नहीं है। आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे नहीं लगा सकते मॉडुलस। तो आपका कोई सा भी ऑपरेंड, पहला या दूसरा, वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये क्या है आपका, नॉट अलाउड है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 मॉडुलस -3, तो सेकंड वाले ऑपरेंड का साइन तो हमें देखना ही नहीं है। हमें बस क्या देखना है, 7 को हमें जब डिवाइड करना पड़ेगा 3 से तो क्या रिमाइंडर आने वाला है। तो 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 टू जा होता है 6, यहाँ मिला आपको 1 रिमाइंडर, तो 1 मिला हमें रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, -7 मॉडुलस 3,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले वाले ऑपरेंड का साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो तो आएगा हमारा 1 और सेकंड का आंसर आएगा -1। हालांकि यहाँ पे -3 था, लेकिन सेकंड ऑपरेंड का साइन मैटर नहीं करता इसलिए आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। बट सेकंड वाली स्टेटमेंट में पहला ऑपरेंड नेगेटिव है और पहले ऑपरेंड का साइन मैटर करता है इसलिए आंसर में माइनस आना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, लेट सपोज ऐसा लिखा होता -7 मॉडुलस -3, ऐसे लिखा होता, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर भी -1 आता, क्योंकि पहला वाला आपका ऑपरेंड नेगेटिव है, सेकंड वाले का साइन तो मैटर ही नहीं करता। इसे ऐसे नहीं करना है कि दोनों नेगेटिव आपने कैंसिल कर दिए और आपका आंसर 1 आ गया, ऐसे कभी नहीं करना है कि आपने दोनों नेगेटिव ऐसे कैंसिल कर दिए आंसर आपका 1 आ गया, ये गलत तरीका है बिल्कुल। ठीक है, तो आप नेगेटिव्स ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो अगर ये लिखा होता यहाँ पे तो आंसर तब भी क्या आता? -1 ही आता। और अगर सिंपल ऐसे लिखा होता तब तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आता? 1 ही आता, तब तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, बिकॉज साइन हमारे पास है ही नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ होमवर्क, आप इसको समझ के होमवर्क करके आइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर बनता है 1 और -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और कैसे इम्प्लीमेंट करना है चीजों को वो भी समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, पहली बार सीख रहे हो, तो अभी जाके लाइक करो और कमेंट भी करना है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क करने का फायदा ये होता है कि साथ के साथ आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको लिखा मिल जाए -9 मॉडुलस 2, क्या आंसर आएगा? -9 मॉडुलस -2, क्या आंसर आएगा? 9 मॉडुलस -2, क्या आंसर आएगा? एंड ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ और डिस्कस कर लेती हूँ। हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिवीजन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, क्या उसमें भी ऐसे ही होता है क्या? तो आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। डिवीजन ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हमें क्वोशंट मिलता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, इट गिव्स क्वोशंट। रिमाइंडर मिलता है मॉडुलस में, यहाँ मिलता है हमें क्वोशंट। तो अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 5 डिवाइड 4, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर लिखा हुआ है -5 डिवाइड 4, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर लिखा हुआ है 5 डिवाइड -4, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर लिखा हुआ है -4 डिवाइड -5 डिवाइड -4, तो आंसर क्या आना चाहिए? देखो, यहाँ पर अगर 5 डिवाइड बाय 4 लिखा है तो सिंपल सी बात है, 5 डिवाइड बाय 4 है तो आपको क्वेश्चन देना है 1 ही आएगा, क्योंकि जब मैं डिवाइड करूंगी 5 को 4 से तो ये 1 पे जाएगा, आपका रिमाइंडर भी 1 आएगा, क्वेश्चन भी 1 आएगा। हमें तो मतलब किससे है? क्वेश्चन से 1 आएगा। लेकिन जब आगे लग गया माइनस और यहाँ लगा हुआ है आपका 4, तो यहाँ पर भी सेम ही रूल है कि क्या यहाँ पर क्या सेम रूल है? बताओ जरा। यहाँ पर रूल सेम नहीं है। अगर यहाँ पे आगे वाला नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पे पीछे वाला नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन जिसका है उसके अकॉर्डिंग आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इस केस में ये दोनों साइन कैंसिल हो जाते हैं और आंसर पॉजिटिव आएगा। ये चीज हमारी मॉडुलस के अंदर नहीं होती है। आई रिपीट, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना -5 मॉडुलस -4, तो इसका आंसर 1 नहीं आता, तब भी -1 आता, बिकॉज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड मैटर्स। तो जब मॉडुलस होगा तो आपको साइन कैंसिल नहीं करने हैं, लेकिन डिवीजन में आप साइन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन के केस में जो भी नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड का कोई रूल नहीं होता है, और अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो दोनों नेगेटिव होने के बाद दोनों को काट देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज ये बताओ, अगर मान लो आपको ये लिखा मिल जाए 5/-4 तो क्या आएगा, और 5 मॉडुलस -4 तो क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आप कमेंट में करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन के साथ अपने आंसर को मेंशन करना कि क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये, आंसर ये है। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, 5 और 6, 6 क्वेश्चन दिए मैंने आपको ऑन द बेस्ड ऑन डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, आप लोग इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिटन इन सी लैंग्वेज। अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको, लेकिन अगर आप भूल गए हैं दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको सिंबल्स का भी आइडिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा है %d %d %d, मतलब आपको 3 इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, 62 तो ऑलरेडी इंटीजर है हमारा। इसके बाद ये आपका है 062। जब आपको स्टार्टिंग में मिल जाए ना 0, स्टार्टिंग में 0 मतलब होता है ये आपका ऑक्टल नंबर है। कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। और अगर स्टार्टिंग में मिल जाए आपको 0 और x, तो ये आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर। कैसा नंबर होता है, हेक्साडेसिमल। इतना आपको अगर पता है तो फिर तो ये आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन सिंबल्स के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे आते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे आते हैं। अगर आपको ये पता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आराम से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है, जो आपका ये 0 और x है, यहाँ पे x कैपिटल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x अगर कैपिटल भी है तो भी आपका वो हेक्सा में ही आएगा। तो या तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको 0x, या फिर 0 और कैपिटल वाला x मिलेगा, तो वो दोनों हेक्सा ही माना जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर आपको यहाँ पे मान लो इंटीजर ना प्रिंट करके हेक्साडेसिमल प्रिंट करना होता है, हेक्साडेसिमल के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए %x का इस्तेमाल करोगे, और अगर ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए %o का इस्तेमाल करोगे, o। ठीक है, और आपको पता है डेसिमल वैल्यू के तो %d ही यूज करते हैं, डेसिमल वैल्यू के लिए तो हम %d का इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आते हैं, क्योंकि देखो डेसिमल ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा बिकॉज डेसिमल ही है ये तो, लेकिन ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ऑक्टल से डेसिमल कैसे आते हैं। आई होप आपको पता होगा, बेस 8 से हम जा रहे हैं बेस 10 में। जब हम डिफरेंट बेस से डेसिमल बेस में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो बेस से हम जा रहे हैं उस पर्टिकुलर बेस के पावर्स में हम लिखते हैं पोजीशंस और फिर उसे प्लस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 62 है। ठीक है, आगे वाला जो 0 है ये सिखा रहा है बस ये ऑक्टल नंबर है, जस्ट दैट्स इट। तो 62 यहाँ पे आपका एक ऑक्टल नंबर है, इसे आपको डेसिमल में लिखना है, क्या होने वाला है बेस 10 में। तो क्या तरीका होने वाला है, इधर आपको करना है, ये 0 पोजीशन है, ये आपकी 1 पोजीशन है, आपको 2 लिखना है, इनटू में इसका जो बेस है वो है 8, बेस की जो पोजीशन है वो पावर में आ जाएगी। ठीक है, फिर 6 आएगा, 6 1 पोजीशन पे है तो इसके बेस में 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 48, प्लस में 2 इंटू 8 की पावर 0 इज 1 ही होता है, ये मिल गया आपको 50। ठीक है, 50 बेस 10 में, मतलब डेसिमल में आपका 50 आ गया है। क्लियर है, अब ये तो आप ऑप्शन से देख सकते हो कि क्या आंसर आएगा। 62 का डेसिमल 62 रहने वाला है,
और ऑक्टल का डेसिमल 50 रहने वाला है। आगे सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, यही आपका आंसर था। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आना है। देख रहे हो आप, यहाँ पे सी लैंग्वेज के साथ साथ नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जोड़ के आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 16 से हमें बेस 10 में कन्वर्जन करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 62 हमारा दिया हुआ है हमें किसमें, बेस 16 में। चूंकि ये 0 और x तो बस सिर्फ दिखा रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, बेसिकली 62 नंबर है हमारे पास। इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, बेस 10 में। तो सेम तरीका है, 2 × 16 की जो पावर है वो इसका बेस क्या होने वाला है, जो इसका बेस था उसकी पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, पोजीशन 1 पोजीशन नंबर 2, मतलब 1 0 पोजीशन पे और ये 1 पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से ये 6 हो गया, इंटू 16 की पावर पोजीशन क्या है इसकी 1 है। सॉल्व कर लो, 16 × 6 होता है 96। एक मिनट, क्या आएगा यहाँ पे 96 प्लस में ये हो गया आपका 298 बेस 10 में। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि 98 हमारा आंसर आया हुआ है। इट मीन्स हमने देख लिया है कि जो 62 ऑक्टल था उसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आंसर 50 आया, जो 62 हेक्साडेसिमल था उसे कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आंसर कितना आया, 98 आया। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड सेगमेंट, int a equals to 10, b equals to 20, int star p is equal to address of a, star q is equal to address of b। ठीक है, p equals to q। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कोड सेगमेंट सी प्लस प्लस का, और बोला है कि आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जो इसे इंटरप्रेट कर रही है बेसिकली। तो बोथ पी एंड क्यू विल पॉइंट टू ए, बोथ ए एंड बी विल कंटेन 20, बोथ ए एंड बी विल कंटेन 10, या बोथ पी एंड क्यू विल पॉइंट टू बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पॉइंटर्स का एक आइडिया होना चाहिए। पॉइंटर्स किस तरीके से काम करते हैं, होते क्या है पॉइंटर्स, देन यू आर एलिजिबल टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ एक बार क्या होता है पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। आई रिपीट, पॉइंटर इज अ वेरिएबल whose value is basically the address of the another variable। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, सिंटेक्स इसका पहले टाइप लिखते हैं हम, मतलब क्या इसका है, डेटा टाइप, वो लिखा। फिर हम यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करते हैं। स्टार का इस्तेमाल करके हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मली जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हमने सिंटेक्स बता दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंट स्टार पी, तो ये बेसिकली वेरिएबल का नाम तो पी है, पी इज द पॉइंटर जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने लिखा फ्लोट स्टार एफ, तो यहाँ पे एफ एक पॉइंटर है फ्लोट टाइप का। ठीक है, अब देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे इस स्टार का मतलब क्या है, स्टार को हम बोलते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर, और इस एड्रेस को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, या फिर इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, इसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो होता क्या है, अब इसके अंदर हम कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू रखने वाले हैं। मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है इंट a इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल, मान लेते हैं वेरिएबल ए ऐसे बना मेमोरी के अंदर, इसके अंदर 5 स्टोर है। अब क्योंकि आपको पता है हर एक वेरिएबल मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और उससे एक एड्रेस मिलता है। मान लेते हैं ये 8046 नाम के एड्रेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। अब मुझे इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में डलवाना है, तो मैं नॉर्मल किसी वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस नहीं रखवा सकती। जो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं उन्हें हम पॉइंटर कहते हैं। तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो इस 8046 को कंटेन कर सके। तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा इंट स्टार पी, स्टार मतलब वो पॉइंटर है, इन टाइप का ही है, स्टार पी इसका नाम है। अब मुझे इसके अंदर रखवाना है एड्रेस किसका, ए वेरिएबल का। तो ये तरीका होता है
यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है और साथ में डिक्लेयर भी कर दिया है, ठीक है। एक चीज और है, जिस भी टाइप के एड्रेस को वेरिएबल कंटेन करेगा उसी टाइप का वो होना चाहिए। जैसे मतलब p एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, किसी और टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अब इस लाइन से क्या हुआ, मेमोरी में हमारे पास एक p बन गया। p का अपना खुद का एड्रेस मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से है 8126, और इसके अंदर एड्रेस ऑफ a मतलब 8046 स्टोर्ड रहने वाला है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला है a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। a की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये क्वेश्चन में बता रही हूँ, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 20 है। int स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, मतलब कि p के अंदर एड्रेस ऑफ a है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूं कि ये a है, ये b है, यहाँ 20 स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, यहाँ 10 स्टोर्ड है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 400 है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 600 है, ठीक है। जब आपने लिखा int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो एड्रेस ऑफ a मतलब 400 यहाँ आ गया, ठीक है। मान लेते हैं ये खुद 800 एड्रेस पे रखा हुआ है। और स्टार क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, स्टार क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, तो क्यू के अंदर एड्रेस ऑफ बी है, तो एड्रेस ऑफ बी कितना है, 600 है। और मान लेते हैं क्यू खुद 900 पे रखा हुआ है। इस तरीके से आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दिया है p इक्वल्स टू क्यू। p इज इक्वल टू क्यू लिखने से हुआ क्या, p इज इक्वल टू क्यू लिखने से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्रिएट हो गया कि अब p के अंदर q आ चुका है, ठीक है। एक मिनट, अब क्या हुआ, जो हमारा p के अंदर 400 था ये हट गया, और जो q में था वो p में आ गया है। तो अब यहां पर आ गया है 600। तो p में 600, q में 600। q पॉइंट कर रहा था वेरिएबल b को, अब p भी पॉइंट करने लगा वेरिएबल b को। पहले जो p था वो वेरिएबल a को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब जैसे हमने p इज इक्वल टू q रखा, तो p भी b को पॉइंट कर रहा है, q भी b को पॉइंट कर रहा है। तो दोनों के दोनों, तो हुआ क्या कि दोनों के दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल b के लिए ही असाइन हो गए हैं। दोनों में b का ही एड्रेस आ चुका है। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ p एंड q विल पॉइंट टू b। तो अब a के लिए कोई पॉइंटर नहीं रहा, सिर्फ b के लिए हमारे पास दोनों पॉइंटर्स काम कर रहे हैं, p एंड q। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अभी अगर मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी तो हमारे पास क्वेश्चंस कम होंगे, और मैं चाहती हूँ क्वेश्चंस कम से कम थोड़े ज्यादा हो ताकि बच्चों को वीडियो देखने में मजा भी आए। क्योंकि अगर पर वीडियो भी हमारे पास 15 क्वेश्चन भी हम कर पा रहे हैं, 12 to 15, तो बहुत है इतने क्वेश्चन, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। Which inbuilt function in C is used to read string from the system console? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग को रीड करना है कंसोल से, तो क्या पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे? गेट कैर करेंगे तो आप करेक्टर बाय करेक्टर कर पाएंगे, ठीक है। गेट ch भी नहीं होगा। पुट्स तो बिल्कुल नहीं है। पुट्स तो बेसिकली आपका क्या हो गया, आउटपुट करने के लिए हेल्प कर रहा है, इनपुट करने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। और सी गेट्स, हालांकि सी की भी जरूरत नहीं है। गेट्स जो फंक्शन है, गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इनपुट करवा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कंसोल से, ठीक है। तो आपके सिलेबस में काफी सारे फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें आपके कुछ करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन है, कुछ आपके स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे क्या करना है, लेट सपोज मेरे पास कोई करेक्टर है सी, ठीक है। मुझे इस करेक्टर की वैल्यू को इनपुट करवाना है यूजर से। तो एक करेक्टर है ये, तो मैं इसको इस तरीके से गेट कैर करा के इसकी वैल्यू इनपुट करवा सकती हूँ, ठीक है। या फिर मैं गेट ch का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और गेट ch का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आपको गेट कैर, गेट ch और गेट ch तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे गेट ch से भी ये काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे यही काम गेट
CH से भी कर सकती हूँ। तीनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो गेट कैर फंक्शन है ये आपके वैल्यू को इको भी करेगा और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। गेट CH में क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू को इको कर देगा लेकिन एंटर प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। और गेट CH में ना तो ये इको करता है और ना आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग इनपुट करवानी है तो स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं। तो पूरी स्ट्रिंग अगर आपको एक साथ लेनी है इनपुट के अंदर तो वहां पे तो आप गेट्स का इस्तेमाल करो। गेट्स का इस्तेमाल करके पूरी स्ट्रिंग आप इनपुट करवा सकते हो एक बारी में, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा आपको ये सब। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस भी पूछते हैं आपसे, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंकैटिनेट, स्ट्रिंग कंपेयर। इसके अलावा स्ट्रिंग STR CHR पूछते हैं, STR पूछते हैं, STR UPR। ये सब पता होना चाहिए आपको। इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और किस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट कराते हो, क्या उसका पूरा सिंटेक्स है वो पता होना चाहिए। कहीं से भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेन फंक्शन इन C++। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मेन फंक्शन जो होता है आपको पता है हर एक सी प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, दैट इज मेन फंक्शन। बिना मेन फंक्शन के तो आपका प्रोग्राम रैम में आएगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं। तो क्या बोला है यहाँ पे, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, सेकेंड इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका जो मेन फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। हर बार हर प्रोग्राम में यूजर अपने अकॉर्डिंग इस फंक्शन को लिखता है, कभी भी फंक्शन फिक्स नहीं होता कि किस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। तो हर बार हर प्रोग्राम के अंदर डिपेंड करता है कि क्या आपका सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को लिखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वो बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम इंट मेन का भी इस्तेमाल करते हैं और वॉइड मेन का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंट मेन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रिटर्न 0 करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वॉइड मेन में आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हमारा मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो ऐसे मेन में और चीजें क्या पूछ सकते हैं। और चीजें ये पूछ सकते हैं, पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन हम बनाते हैं उसका रिटर्न टाइप क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन, मतलब अगर आपने कुछ भी सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, इंट होने वाला है सी लैंग्वेज के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंट होने वाला है। और इसके अलावा आपको फंक्शन कॉलिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कौन से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है इसका पता होना चाहिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इसका पता होना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको हर एक क्वेश्चन के साथ मैं बताती जा रही हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। जब भी हम कॉलिंग करते हैं, कॉल करने में हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइंड करते हैं मेन के बाहर तो डिफाइन करते वक्त हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन में हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, कई बार आपसे पूछते हैं फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, तो क्या होता है, फंक्शन का नाम, जैसे मान लो void my function along with its parameter list। मान लेते हैं इसमें ये int a ले रहा है, int b ले रहा है, तो इसे पूरे को हम बोलेंगे फंक्शन का सिग्नेचर बोलो या फंक्शन का डिक्लेरेशन बोलो। तो फंक्शन का नाम along with parameter list इसे हम बोलते हैं फंक्शन का सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें रिटर्न स्टेटमेंट की, तो एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी एक टाइम पे, ये लिमिटेशन है, ठीक है। एट अ टाइम ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपने एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है तो चलेगी तो सिर्फ एक ही एक टाइम पे, ठीक है।
चलो इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। मेन फंक्शन आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट लिखते हैं, इफ लूप डज नॉट टर्मिनेट एट ऑल एंड कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग एंडलेसली देन इट इज नोन एज डैश। फॉर लूप, इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप या फिर वाइट लूप नहीं होता, वाइल लूप होता है। हालांकि इसमें एरर है, देखते हैं क्या है। आपको पता होना चाहिए जब हमें कोई भी स्ट्रक्चर को रिपीट करना है बार बार तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप भी दो टाइप के होते हैं, कंडीशन कंट्रोल्ड और काउंटर कंट्रोल्ड। ठीक है, कंडीशन कंट्रोल्ड होते हैं जो किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, काउंटर कंट्रोल्ड जो होते हैं वो किसी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो जो फॉर लूप होता है ये हमारा होता है काउंटर कंट्रोल लूप। कैसा होता है? काउंटर कंट्रोल लूप। अब बोला क्या गया है कि एक ऐसा लूप जो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है एंडलेसली, उसे क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है वो इनफाइनाइट लूप है जो चलता ही जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं फॉर लिखा हमने यहाँ पे, फॉर, इसके बाद जैसे फॉर लूप इस तरीके से बनता है, फॉर इंट, मान लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ये हमारा एक फॉर लूप का सिंटेक्स है और जब तक ये लूप चलेगा तब तक ये स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे जो लिखी है वो चलती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा लूप बनाना है जो चलता ही जाए इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या करेंगे? हम फॉर लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे सेमीकोलन और इसे बंद कर देंगे। दो सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर देंगे और चाहे तो नीचे आप कितने भी स्टेटमेंट लिख दीजिए, वो स्टेटमेंट्स आपकी इनफाइनाइट टाइम्स चलती ही जाएंगी, जो कि आपने कोई कंडीशन नहीं दी है उसे रोकने के लिए। इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये लूप आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे अंदर दो सेमीकोलन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर लूप में स्टार्टिंग में आपका होता है वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल, फिर होता है कंडीशन और फिर होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस तरीके से काम करता है। फॉर लूप है ये। फॉर लूप बेसिकली हमारा काउंटर कंट्रोल लूप होता है, काउंटर कंट्रोल लूप। इसके अलावा डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट के अंदर। और डू वाइल लूप और वाइल लूप किस टाइप के लूप होते हैं और इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, इसका अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एल्गोरिथम? देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम पहले एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के हम फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं फ्लो चार्ट, फिर बनता है एल्गोरिथम और फिर उस एल्गोरिथम के बाद बनती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ बोला गया एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, देखते हैं। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज डिफिकल्ट टू डीबग, बिल्कुल रॉन्ग है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है। तो एल्गोरिथम आपकी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस नहीं होती है, बस एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको डीबग करना बल्कि आसान होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीबग करने के लिए आपको प्रॉपर सिंटेक्स की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन एल्गोरिथम में क्योंकि हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं तो यहाँ पर डीबग करने में हमें दिक्कत नहीं आती है, तो इजी टू डीबग होता है ना कि डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एल्गोरिथम आपको समझनी है एल्गोरिथम क्या होती है और फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द सिंबल एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? तो आपको हर एक ऑपरेटर का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, फिर सी लैंग्वेज के अंदर, और क्या उनकी प्रेसिडेंस होती है, इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि क्या सिंबल यूज करते हैं और क्या उसकी एसोसिएटिविटी होती है, किसकी? असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो सिंबल तो आप जानते हो ये होता है, और राइट टू लेफ्ट होती है इसकी एसोसिएटिविटी। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफली चार्ट बता दूं जिसे आप अच्छे से याद कर लें तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये मैंने अपने टाइम पे बनाया था, मुझे काफी हेल्प मिलती है इससे। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस चार्ट। ठीक है, अब इसे आप कोई सा भी निमोनिक से याद करिए, वो आपकी मर्जी है।
जैसे सबसे पहले आते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स, अब इसके अंदर हमारे पास काफी सारे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास साइज ऑफ भी होता है, यहाँ पे आपके पास ये वाला भी होता है नॉट, यहाँ पे आपके पास सारे हो गए आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा एम्परसेंड भी यहाँ पे आएगा, टाइप भी यहाँ आएगा, ठीक है, डी रेफरेंसिंग भी यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद जो होता है हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन साथ में मॉडुलस और डिवीजन, इनकी तीनों की सेम होती है, मॉडुलस और डिवीजन। इक्वलिटी, जिसके अंदर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। फिर आते हैं आपके बाकी बचे हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हमारा होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। फिर हमारे पास आते हैं एंड, कौन सा वाला एंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज जोर, बिटवाइज एंड इस तरीके से बनता है, देन बिटवाइज जोर, बिटवाइज जोर, ठीक है। सिंबल इसका ये होता है, इस तरीके से कैरेट सिंबल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बिटवाइज और, ठीक है, क्या होता है, बिटवाइज और। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल एंड, पहले बिटवाइज आएगा फिर लॉजिकल आएगा, लॉजिकल एंड जिसमें हम डबल एंड का इस्तेमाल करते हैं, फिर लॉजिकल और, ठीक है, लॉजिकल और। फिर हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसमें आप जानते हैं हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। फिर हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं असाइनमेंट, और लास्ट होते हैं हमारे पास कॉमा, कॉमा ऑपरेटर। असाइनमेंट के अंदर आपके सारे आ जाएंगे, सिंपल असाइनमेंट भी आ जाएगा, प्लस इक्वल्स टू भी आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा, और मॉडुलस इक्वल्स टू भी आ जाएगा, और लास्ट वाला होता है हमारा कॉमा, सिंपल सा कॉमा है। अब यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी भी याद कर लो फटाफट। सबकी होती है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबकी होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स की होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट, इनकी भी होती है राइट टू लेफ्ट, और जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं इनकी भी होती है राइट टू लेफ्ट। बाकी सबकी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है इनकी एसोसिएटिविटी। इतना अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन जो बेस्ड है ऑपरेटर्स पे वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब इसका आप कोई भी निमोनिक बना के याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, एक दो बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाना चाहिए, आई होप सो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन क्या था, कि सिंबल क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर का और क्या उसकी एसोसिएटिविटी है। तो सबकी क्या होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन सिर्फ इन तीनों की, यूनिरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट और कंडीशनल की होती है राइट टू लेफ्ट। इसका आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय एलन ट्यूरिंग, डेनिस रिची, ब्लेस पास्कल या फिर बेजान स्टाउटस्ट्रॉप। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बेजान स्टाउटस्ट्रॉप, बिकॉज डेनिस रिची जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये तो हमारे सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं। सी लैंग्वेज जिसने बनाई है उनका नाम क्या है, डेनिस रिची, और बेजान स्टाउटस्ट्रॉप ने बनाई है हमारी सी प्लस प्लस। इसका आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कब बनाई थी, कौन से ईयर में बनाई थी, इसका भी आइडिया होना चाहिए। कौन सी लैब में बनाई थी ये पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेजान स्टाउटस्ट्रॉप ने 1979 में AT&T बेल लेबोरेटरी, AT&T बेल लेबोरेटरीज के अंदर डेवलप किया था सी प्लस प्लस को। एंड सिमिलरली डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को 1972 में डेवलप कर दिया था, 1972 में कर दिया था, सेम AT&T बेल लेबोरेटरी, AT&T बेल लेबोरेटरी।
बेल लैब्स, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि C++ है वो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, और जो सी है हमारी होती है प्रोसीजरल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो C++ को हम मिडिल लेवल बोलते हैं, बेसिकली हाई लेवल और लो लेवल का कॉम्बिनेशन कहलाती है। और जो C++ है वो एक्चुअली सी लैंग्वेज का एनहांस्ड वर्जन है, जिसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, इनहेरिटेंस, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसको इम्प्रूव करा गया। तो C++ पहले सी विद क्लासेस था, लेकिन उसे चेंज करके 1983 में करीब इसका नाम रख दिया गया C++, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Which of the following is the feature of the high level language? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स बताना है क्या है। दो फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या दोनों करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। पोर्टेबिलिटी और इजी डीबगिंग, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हैं, ठीक है, मान लो आप चला रहे हो उसको लाइनेक्स पे, क्या वही सेम प्रोग्राम आप विंडोज पे या मैक ओएस पे चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो वो आपका पोर्टेबल लैंग्वेज कहलाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेजेस पोर्टेबल है। आप कोई भी ओएस चेंज करोगे तो वो प्रोग्राम चल जाएगा। इसके अलावा डीबग करना बहुत आसान है। हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जिसका इस्तेमाल करके हम डीबगिंग कर सकते हैं और अपने सिंटेक्स एरर को देख सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई लॉजिकल एरर कर दिया तो उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच वन इज द रिजर्व्ड वर्ड इन सी लैंग्वेज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिजर्व्ड है सी लैंग्वेज के अंदर? आपको पता होना चाहिए हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ सेट ऑफ रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड्स जो होते हैं वो लोअर केस में ही होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड, जिनका मीनिंग पहले से ही लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है, इन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और ये लोअर केस लेटर्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे होते हैं। अब इसमें से आपको बोला है इंटीजर है क्या? नो, इंटीजर नहीं होता, इंट होता है। कांस्टेंट भी नहीं होता कुछ भी। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटो होता है। ऑटो हमारा बेसिकली एक स्टोरेज क्लास में इस्तेमाल में आता है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। वर्टाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। वर्टाइल हमारा एक क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है। इसके अलावा हमारे पास टाइप डेफ होता है, ठीक है, टाइप डेफ होता है, अनसाइंड होता है, अनसाइंड होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है रिजर्व्ड वर्ड्स के। साइंड होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा जरूर से। टोटल वी हैव 32 सेट ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटीजर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, बट ये वाला है, दैट इज वोलेटाइल इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो फॉर्ट्रेन हमारी एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम पहले करते थे, और आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब कमेंट में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं फॉर्ट्रेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, कि पहली बात तो इसे कब कौन से ईयर में डेवलप करा गया, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्ट्रेन को डेवलप किया था। और अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स पता है तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, सो दैट आपकी भी नॉलेज थोड़ी सी इनहेंस हो सके। फॉर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक, इन लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो आपको कोबोल की फुल फॉर्म बतानी है। कोबोल और बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बिकॉज अगर फॉर्ट्रेन की पूछी है तो वो कोबोल और बेसिक की भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट वाले आपके एग्जाम के अंदर। तो इनकी फुल फॉर्म भी आप कमेंट डाउन कर देना, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ई -4 से 1, 6 से 10? तो आप जानते हो कि जो एरे होता है वो क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो अगर आपको सारे इंटीजर्स का एक कलेक्शन बनाना है तो हम उसे इंट एरे बोलेंगे। अगर आपको सारे फ्लोटिंग पॉइंट का एक कलेक्शन बनाना है तो हम बोलेंगे फ्लोट टाइप का एरे। तो जैसे मान लीजिए इंट माई एरे, और यहाँ पे आप देते हो साइज,
ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे एरे का नाम क्या है, माई एरे, और 5 कंजिक्यूटिव आपके जो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्टोर कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से माई एरे बनने वाला है। एक मिनट, कुछ इस तरीके से बनने वाला है माई एरे, जिसके अंदर हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स से एंड टू 4। इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट, इंटीजर टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। माई एरे इस तरीके से बनता है मेमोरी के अंदर। तो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एरे, जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेते हैं, मतलब एक ही साथ में सारे इकट्ठे आएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस टाइप के एरे में। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बोला गया कि इस पर्टिकुलर एरे ई में कितने एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे ना कोई पर्टिकुलर साइज नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका इर्रेगुलर एरे का एग्जाम्पल है, इर्रेगुलर एरे का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है, रेगुलर एरे और इरेगुलर एरे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका है इरेगुलर एरे का। तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर बात करो इस माई एरे की, माई एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो, टोटल एलिमेंट्स अगर निकालने हो तो कैसे निकालोगे, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस का 1। तो कितना आ गया, 4 + 1, 5 एलिमेंट्स टोटल यहाँ पे होंगे स्टोर। ठीक बात है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं इरेगुलर एरे के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है ई -4 से -1, 6, 10, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2D एरे इस तरीके से हम लिखते हैं ना। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, वो आपको दिया है 2D एरे से। जैसे मान लो अगर मैं 2D एरे रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे होता है, इंट माई एरे 2 और 3। इसका मतलब क्या है, इस माई एरे में 2 रोज है और 3 क्या है, कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इस तरीके से हम करेंगे रिप्रेजेंट, 0 रो फर्स्ट रो, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 2 into 3 टोटल वी हैव 6 एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एरे। तो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं 2D एरे के अंदर। कौन से एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ये रेगुलर एरे का लिखा है, लेकिन आपको दिया हुआ है इरेगुलर एरे इस तरीके से। तो आपको यहाँ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो रोज ये है, कॉलम्स ये है। अब इसका सोल्यूशन आप निकालोगे इस तरीके से, इसका भी निकालोगे इस तरीके से, और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे निकालोगे आप, आपका जो लास्ट इंडेक्स है 1 माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस का करोगे 1, तो आपको रोज मिल जाएंगी यहाँ से। तो 1 + 4 प्लस का 1 कितना मिल गया, 6। ऐसी कॉलम कैसे निकालोगे, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस का हो गया 1, तो कितना हो गया 10 -6 + 1 दैट इज 10 -5 = 5। तो कॉलम्स मिल गई 5, रो मिल गई 5। ठीक है, कॉलम मिल गई 5, रो मिल गई 5। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2D एरे में कैसे निकालते हैं, रोज इनटू में कॉलम कर दो, तो 6 इनटू में 5 करोगे, 30 एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर इरेगुलर एरे में स्टोर हो जाएंगे। 30 एलिमेंट्स मतलब 30 एलिमेंट्स यहाँ पे हम स्टोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एरे में। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको यहाँ पे एरे का आइडिया होना चाहिए किस तरीके से एरे होता है। 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है। जैसे 1D एरे में हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, एक ही साइज होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन 2D एरे में हमारे पास दो दो डायमेंशन हमें मिलते हैं। ये 1D एरे है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और सारे होमवर्क क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर से करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी के साथ साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।